किसी ब्रांड को या किसी प्रोडक्ट को कंपनी में आते सब आते नहीं है भाई, इसको आप परचेस करना शुरू करिए, ये बहुत अच्छा है, ये कंपनी के ये फीचर्स हैं, ये ऐसे हैं, वो चीजें, ये हो गए अपने प्रमोटर्स हो गए। तो इसी तरीके से ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को मार्केट में लाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए बिजनेस का आइडिया। आपको दो विषय के बारे में ज्यादा सब्जेक्ट मैटर पढ़ना होगा, एक पढ़ना होगा बच्चों एमओए के बारे में, एक पढ़ना होगा एओए के बारे में। एमओए एओए है ना, तो एमओए का मतलब हो गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एओए का मतलब हो गया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें कुछ इंटरनली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात करेंगे, ये कुछ वेरी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स और कुछ लीगल प्रोसीजर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन समझ लीजिएगा। तो या तो 60,000 या तो 70,000, तो 10 रुपए के हिसाब से सर यहाँ पे 6 लाख कंपनी को रिसीव होगा और यहाँ पे 7 लाख रिसीव होगा। तो ये एक्चुअली में आपका ऑथोराइज कैपिटल था 10 लाख का। ठीक है, इशू हुए थे 8 लाख, सब्सक्राइब किया आपने 7 लाख, कॉल्ड अप आपके 7 लाख थी। लेकिन हो सकता है कि इन केस आपकी कंपनी को जो पैसा रिसीव हो पब्लिक के थ्रू या बाहर मार्केट के थ्रू, वो या तो 6 लाख है या तो वो 7 लाख रुपए आए। सब के सब एमओए के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। तो डिफाइन सबसे पहले आता है नेम क्लॉज, कंपनी का नाम क्या है, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नाम होना चाहिए जो बाकी किसी और से मैच ना करता हो, तो आपका नाम बिल्कुल यूनिक हो, स्पेशल हो, अच्छा तरीके का कवर करता हो। पहला नेम। प्रोस्पेक्टस क्या होता है थोड़ा उसके बारे में भी समझ लीजिएगा। भाई देखो, प्रोस्पेक्टस मैंने आपको पहले बताया था, क्या चीज सर, आपको अपने कंपनी के पास्ट के बारे में, कंपनी के प्रेजेंट के बारे में और सबसे बड़ी बात आपको कंपनी के फ्यूचर के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। और ये मैंडेटरी लीगल डॉक्यूमेंट है जो इशू बाई करेगी पब्लिक के लिए, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी करती है। और हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? मैं सौरभ उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपका अपना चैनल पे कॉमेट हब पे। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली, अभी तो आप लोगों ने पढ़ा था जस्ट अभी कुछ देर पहले ही, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स क्या थे, 1% कंपनी क्या थी, प्राइवेट कंपनी क्या थी, पब्लिक कंपनी क्या थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा एज उसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में, डिसएडवांटेजेस के बारे में सब कुछ डिस्कशन कर लिया बच्चों। लेकिन उसमें एक टॉपिक और लिखा हुआ है जिसका मेन काम है एज अ फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। भाई ये समझ रहे हैं ये फॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है? सर कोई कंपनी फॉर्म में कैसे आती है, किसी कंपनी को कैसे बनाया जाता है। सर इतना तो आपने बता दिया कि सर इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन उसकी अपनी खुद की अलग अलग होती है, आर्टिफिशियल पर्सन हो जाती है। लेकिन सर कंपनी बनाई कैसे जाती है, कंपनी को फॉर्मेशन में लाया कैसे जाता है ना? तो सबके बारे में प्रॉपर तरीके से पढ़ना होगा। तो आइए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो में, इसी मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किसी कंपनी को कैसे बनाया जाता है। और ये जो कैपिटल की हम बार बार बात कर रहे हैं, तो सर कितने टाइप की कैपिटल होती है और कैसे कैसे मार्केट में इसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो आइए ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए फटाक से शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं फॉर्मेशन के बारे में। बहुत लेंदी वीडियो नहीं होने वाली है, छोटी सी वीडियो होगी लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में क्या है बच्चों कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हैज टू फॉलो एज अ सर्टेन स्पेसिफाइड लीगल प्रोसीड्यूर। आपको पता है बच्चों ना, कोई भी कंपनी जब मार्केट में आती है तो कुछ उसको लीगल प्रोसीड्यूर को फॉलो करना पड़ता है। किसके लिए? फॉर इट्स फॉर्मेशन, मतलब कंपनी को मार्केट में आने के लिए कुछ उसको लीगल प्रोसीड्यूर्स को, डॉक्यूमेंट्स को, लीगल वैलिडिटीज को फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसमें कुछ प्लान्ड एक्शंस होते हैं, कुछ कॉन्शियस एफर्ट्स होते हैं जो रिक्वायरमेंट होते हैं। तो बच्चों इनको 4 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला समझिएगा, पहले है प्रमोशन वाले भाई साहब, दूसरे है इनकॉर्पोरेशन, तीसरा है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज होगा, चौथा होगा कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब पहले आपके कंपनी के सर होने वाले हैं प्रमोटर्स जो आपकी कंपनी के लिए प्रमोशन का काम करेंगे। फिर सर इनकॉर्पोरेशन, इसमें आपको सर सर्टिफिकेट आपको मिलना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा एक तरीके से लीगली, है ना। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज पे आएंगे, फिर आप मार्केट में क्या करेंगे बच्चों, एज अ शेयर्स अलाउ करेंगे पब्लिक के लिए, एंड लास्ट में फिर आप कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, और लास्ट में आपको एक छोटा सा सर्टिफिकेट दे करके, आपको थोड़ा माला वाला हार पहना करके आपको कंपनी आपके नाम पे दे दी जाएगी। फिर आप बल्ले बल्ले दम आराम करते हुए घर पहुंच जाएंगे, है ना। तो आइए बच्चों आप इन्हीं लोग को थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं और ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में सर किसी बिजनेस को फॉर्म कैसे किया जाता है। देखिए बच्चों, पहला पॉइंट क्या कहता है सर, प्रमोशन स्टेज। अच्छा देखो, प्रमोटर्स एक्चुअली बच्चों होते कौन है? देखो, प्रमोटर्स बच्चे एक्चुअली में उन्हें कहा जाता है कि जो एक्चुअली में क्या होते हैं कि जो आपकी कंपनी के लिए बिजनेस आइडिया लेकर के आते हैं, बिजनेस आइडिया को संग संग में लाना और उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर देना, ये काम भी प्रमोटर्स का ही होता है। अब आप कहिए कि सर हम 10 दोस्त बैठ करके बैठे हुए थे और सर हम 10 दोस्त बैठ सब बातें कर रहे थे कि भाई मार्केट में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरीके से हम मार्केट में आए, किस में पैसा ज़्यादा मिलेगा, किस में प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगी, कौन से मार्केट से हम पब्लिक से पैसे कैसे उठा सकते हैं, है ना, हमारे पास सोर्सेस ऑफ फंड्स क्या होंगे, मतलब ऐसा कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस लगेंगे, क्या क्या चीज़ लगेगा। तो हर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से इंगेज करना, रखना और भरना, ये जो काम होता है ये प्रमोटर्स का होता है।
एक तरीके से आपके लिए बाजार में उन अपॉर्चुनिटीज को देखना और उस नए नए बिजनेस आइडिया को लेकर के आना जो आप compete भी कर सके मार्केट में और अपने बिजनेस को डेवलप भी कर सकें और अच्छा खासा ग्रोथ भी कर सकें। तो भाई ये कौन होता है? तो ये होते हैं सब प्रमोटर्स। नाम सुना होगा सब, प्रमोट करने वाले। प्रमोटर कौन होते हैं? जो आपको प्रमोट करें। भाई किसी एक देखा होगा किसी ब्रांड को या किसी प्रोडक्ट को कंपनी में आते सब आते नहीं है, भाई इसको आप परचेस करना शुरू करिए, ये बहुत अच्छा है, ये कंपनी के ये फीचर्स हैं, ये ऐसे हैं, वो चीज़ें, ये हो गए अपने प्रमोटर्स हो गए। तो इसी तरीके से ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को मार्केट में लाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए बिजनेस का आइडिया, उसके बाद फिर आपको चाहिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। भाई हम किन किन बिजनेस को लेकर के मार्केट में आ रहे हैं और कैसे मार्केट में अपने आप को हम एग्जिस्ट करेंगे। समझ में आपको आ रही है बात? तो ये चीजें क्या कहलाएंगी? ये जो जितने सारे जो वर्क होते हैं बच्चों, ये काम होता है हमारे प्रमोटर्स का होता है। किसका होता है? प्रमोटर्स का होता है। तो आइए बच्चों, प्रमोटर्स क्या होता है उनके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका मेन वर्क होता क्या है। तो देखिए बच्चों, पहला काम क्या होता है? आइडिया कॉन्सेप्शन। द फर्स्ट स्टेप इसमें इन्वॉल्व होता है बच्चों कि वो एक आइडिया जनरेट करते हैं कंपनी के लिए और आइडेंटिफाइंग करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी। भाई कि मार्केट में इस ऐसा हम किसी बिजनेस को लेकर के आए, किसी एक ऐसे आइडियाज को लेकर के आए, किसी ऐसी वैल्यू को लेकर के आए जो हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो, हमारी कंपनी के लिए एडवांटेजियस हो। ठीक है, कंपनी का अलग यूनिक नेम हमारा हो जाए, कंपनी का हमारा एक अलग तरीके से आइडिया लेकर चलने कि भाई हमारी बिजनेस मार्केट में सबसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज हमारी उसको कन्वर्ट कर सकें एज अ प्रॉफिट में, है ना। तो इस आइडिया को लेकर आने का जो सबसे पहला जो वर्क होता है बच्चों प्रमोटर्स का, क्या होता है? आइडिया कॉन्सेप्चुअल्स होता है। पहले वो आइडियाज लेकर के आते हैं। भाई 10 आइडिया है, 10 में से जो सबसे बेस्ट आइडिया लगेगा उसके ऊपर हम काम करेंगे, अपॉर्चुनिटी को देखेंगे और सब बिजनेस में तहलका मचाएंगे, है ना। आइए सेकंड पॉइंट शुरू करते हैं। अगला क्या होता है बच्चों? फिजिबिलिटी स्टडी। मतलब क्या होता है? प्रमोटर्स कंडक्ट करते हैं बच्चों, स्टडी देखते रहते हैं कि भाई मार्केट में उस बिजनेस वेंचर को स्टैब्लिश करने के लिए कौन कौन से हमारी फिजिबिलिटी है कि नहीं है। भाई पता लगा सर मैं ऐसी कंपनी को लेकर क्या, इसी कंपनी में कोई डिमांड ही ना हो, पब्लिक उसमें इंटरेस्ट ही ना दिखाए, तो हर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके ऑब्जर्व करके ही मार्केट में आना होगा, धीरे धीरे अपने वर्क को कंसिडर करना होगा। ठीक बच्चों, तीसरा क्या होता है? गैदरिंग प्रमोटर्स। भाई अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जहां बहुत सारे लोग मिलकर, मान लीजिए हम 10 दोस्त हो गए, तो उनको क्या कहा जाता है? प्रमोटर्स कहा जाता है। ये एक साथ कंपनी में आते हैं उस कंपनी को चलाने के लिए, बनाने के लिए। भाई मेरे दिमाग से कोई कंपनी अकेले थोड़ी चलेगी, हमारे से 5, 10, 20 लोग और भी होंगे जो हम लोग आइडिया देंगे बिजनेस के लिए। कुछ मेरे आइडियाज लिखे जाएंगे, किसी और के आइडिया देखे जाएंगे। हम एक जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ये किसी कंपनी को फॉर्म करने के लिए इनको कहा जाता है प्रमोटर्स, जो कंपनी को प्रमोट करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ आइडियाज को लेकर के आते हैं, अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं कि कंपनी के लिए कौन सा बेनिफिशियल है या नहीं है, किस तरीके से मार्केट पैसे लेकर के आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, रिसोर्सेज कहाँ से कलेक्ट होंगे, कंपनी किस किस जगह पे अवेलेबल होगी, शेयर किसको इशू किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, प्राइवेट कंपनी में हम आएंगे कि पब्लिक कंपनी में आएंगे। हर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करना, समझना, ये प्रमोटर्स का काम होता है। ये हो गया गैदरिंग, प्रमोटर्स करना हो गया। अगला कौन हो गया बच्चों? ऐसा ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट्स। देखिए अब डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं इसमें, कुछ बच्चों याद रखिएगा, हम लोग को 2 विषय के बारे में ज़्यादा सब्जेक्ट में पढ़ना होगा। एक पढ़ना होगा बच्चों एमओए के बारे में, एक पढ़ना होगा एओए के बारे में। एमओए एओए, एमओए एओए, है ना। तो एमओए का मतलब हो गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एओए का मतलब हो गया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें कुछ इंटरनली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात करेंगे, ये कुछ वेरी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स और कुछ लीगल प्रोसीजर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रमोटर्स ड्राफ्ट एसेंशियल्स लीगल डॉक्यूमेंट्स लाइक द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विच डिफाइन द कंपनी, जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताएगी, कंपनी के शेयर्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या रेडी होना चाहिए बच्चों? हमारे पास एमओए होना चाहिए। एंड दूसरा बात, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी हमारे पास अवेलेबल होगा, जो आउटलाइन करेगा बच्चों इंटरनल रूल्स के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। भाई कंपनी के रूल्स क्या हैं, कंपनी किनको किनको अपने शेयर्स इशू करने देगी, क्या हम पब्लिक कंपनी के लिए आ रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी के लिए आ रहे हैं, हर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से रखता। कंपनी की ऑब्जेक्टिव क्या होगी, कंपनी कितने शेयर्स मार्केट में लेकर के आएगी, कितने शेयर्स मार्केट में लोगों को इशू करेगी, कितने लोगों के पेडअप होंगे, हर चीज़ों का ऑलरेडी प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्वेशन करना, एनालिसिस करना और उस अपॉर्चुनिटी को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का जो वर्क होता है बच्चों, वो होता है प्रमोटर्स का। तो प्रमोटर्स जो वर्क करते हैं उन्हें कहा जाता है प्रमोशन। क्या कहा जाता है? प्रमोशन। इसका जो पहला स्टेप है किसी भी कंपनी के फॉर्मेशन, वो क्या होता है? आइडियाज खोजना। तो पहला काम बच्चों क्या हुआ, किसी अगर आपको कोई कंपनी चलानी होगी तो पहले आपको कुछ प्रमोटर्स खोजने होंगे। वो प्रमोटर्स आएंगे आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए, नए नए आइडियाज लेकर के आएंगे, अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएंगे आपके बेस्ट से बेस्ट एफर्ट्स के लिए, है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो पहला तो क्लियर आप लोग हो गया कि कौन हो गया। पहले जो भाई साहब हमारे थे वो थे जब प्रमोशन स्टेज का। ठीक, पहले कंपनी क्या करेगी भाई, प्रमोशंस लेकर के आएगी ना, आइडियाज लेकर के आएंगी। आइए सेकंड क्या है बच्चों, सेकंड क्या कहता है? सेकंड कहता है सर इनकॉर्पोरेशन। भाई देखो ये ऐसा स्टेज होता है जहां पे कंपनी को लीगल
एक्शन मिल जाते हैं, जहां पे कंपनी को ऐसा लीगल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जहां पे कंपनी लीगली हो जाती है। ठीक है भाई कि ठीक है सर आपने अपॉर्चुनिटी लेकर के आया था, तो इनकॉर्पोरेशन एक ऐसा स्टेज उसको लीगल स्टेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है समझो, द स्टेज इन्वॉल्व द लीगल रजिस्ट्रेशन, इसमें कंपनी को लीगल रजिस्ट्रेशन मिल जाएंगे ऑफ द कंपनी विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। यहां पे कंपनी के एक होते हैं रजिस्ट्रार साहब, जो हर कंपनी को प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड करते हैं, और इनके पास क्या था, विच गिव्स एट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और यही वो भाई साहब होते हैं जो कंपनी को अपने खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब अपने ओनर से अलग राइट्स उनको अवेलेबल करके देते हैं। बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, क्या बताया था, आज की वीडियो में नहीं, पहले वीडियो में जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या बताया था कि भाई वो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कंपनी अपने खुद के नाम से जानी जाएगी, अपने नेम से, अपने ही नेम से क्या करेगी, एसेट्स परचेस करेगी, मार्केटिंग करेगी, कॉन्ट्रैक्ट में इशू करेगी, इंटर करेगी, सब कुछ काम। तो कंपनी को यहाँ पे जो लीगल आइडेंटिटी मिलती है, अपनी खुद की पहचान मिलती है, वो रजिस्ट्रार साहब ही देते हैं। तो रजिस्ट्रार साहब ऐसे भी थोड़े आंख बंद करके छोड़ देते हैं, इनमें भी सर रोल होता है प्रमोटर्स का। प्रमोटर्स ने जो वेरियस टाइप्स ऑफ जो आइडियाज लाए थे, व्यूज लाए थे, अपने कमिटमेंट्स लाए थे, अपॉर्चुनिटीज लेकर के आई थी, तो वेरियस टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को जो फिलअप किया था वो प्रमोटर ने किया था। वो प्रमोटर अपना सारा डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर करते हैं रजिस्ट्रार को। तो देखो भाई ये क्या करते हैं, पहला नेम अप्रूवल, प्रमोटर सबमिट करता है बच्चों, एक एप्लीकेशन सबमिट करेगा किसको, रजिस्ट्रार को, और वो इंश्योर करेगा कि कंपनी का जो नेम प्रपोज किया गया है वो यूनिक है और अवेलेबल है। मतलब सर हमने एक ऐसे नेम को यूज किया हुआ है कि मेरे नाम की कोई दूसरी कंपनी पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो बिल्कुल नहीं है, एक काम। दूसरा सर हमारे कंपनी का जो नेम है बिल्कुल यूनिक है, हमने एक अलग तरीके से अपने नेम को आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो सर आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारी कंपनी का जो नेम है वो बाकी सारी कंपनी से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो यूनिक नेम हमारा है, बिल्कुल होगी, क्वालिटी बेसिस हमारे नेम है, ऑलरेडी हमारे पास क्या है, एज अवेलेबल भी मार्केट में है। आइए पहला पॉइंट बच्चों, नेम अप्रूवल मिल जाता है। दूसरा क्या मिलता है, एज अ डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। तो बच्चों देखो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन किए जाते हैं, जिसमें इसमें दो तरीके की चीजें इशू की जाती हैं। पहला इसमें बनाई जाएगी आपकी MOA, और दूसरा बनाया जाएगा बच्चों इसमें AOA। MOA का मतलब होता है बच्चों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और AOA का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, देखो MOA में क्या करेंगे, तो बच्चों जब प्रमोटर जब रजिस्ट्रार को अपना जब डॉक्यूमेंट सब हैंडओवर करता है ना, तो उसमें क्या करता है कि जो कंपनी का जो देखो MOA आता है कि हु इज द या हु वाज द चार्टर ऑफ द कंपनी, तो आपको बताना होगा MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्यों बच्चों, क्योंकि इसमें कंपनी के सारे पावर्स के बारे में और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मेंशन किया जाता है। अगर एक तरीके से बस ये मान लीजिए कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है। भाई हमारे भी तो कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हम भारत देश में रहते हैं तो भारत देश का भी संविधान है। तो भाई भारत देश में क्या करेगा, हमारे ऑलरेडी अपने कॉन्स्टिट्यूशन से अलग तो है नहीं, डिफरेंट तो है नहीं। तो क्या होता है, तो जिस तरीके से हम अपने कंट्री में रहने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं बच्चों, सेम उसी तरीके से कंपनी भी अपने किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगी। तो वो MOA है। वो MOA क्या करता है, जैसे बताएगा कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारी पावर्स क्या हैं, हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, हर चीज़ों को डिफाइन करेगा। हमारे कौन कौन रूल्स होंगे फॉलो करना होगा, ये कौन बताएगा, MOA बताएगा। तो इस चीज़ का प्रिपरेशन भी प्रमोटर ही करता है, और जो हैंडओवर करता है किसके पास, आपके रजिस्ट्रार के पास। और अगला होता है बच्चों आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट डिटेलिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताएगा। ये इंटरनल मैनेजमेंट होता है। भाई हमारी कंपनी के रूल्स क्या है क्या नहीं है, आप अपने कंपनी में लोगों का, भाई मेरी कॉम्बैट इंस्टीट्यूट है, अब भाई मेरी कॉम्बैट इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया, बोला कि नहीं भैया अब आप लोग वीडियो बनाएंगे, आप लोग स्कूल में पढ़ाएंगे, कोचिंग पढ़ाएंगे, बच्चों के सामने जाएंगे, तो आपको इस तरीके के जो टी शर्ट हैं, आपको जो ऑलरेडी दोस्त हैं, आपको उसको वियर करना पड़ेगा, आपको ये देख के पढ़ाना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हमारा नेम आइडेंटिफिकेशन बच्चों के पास भी जाएगा। समझ रहे हैं, तो ये उसका रूल हो गया। तो हमको रूल को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। तो ये इंटरनली मैनेजमेंट के अंडर में आता है कि रूल्स अपने परसेप्शंस के बिहाफ पे, अपने गोल के बिहाफ पे उसको चेंजेस ला सकते हैं, कर सकते हैं। आई बात सुन बच्चों, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा बच्चों, तो एक तरीके से जो प्रमोटर होते हैं वो रजिस्ट्रार को ये सब चीजें उठा करके सौंप देते हैं। फिर रजिस्ट्रार साहब क्या करते हैं कि वो हम लोगों को, मतलब भाई साहब मेरी कंपनी है, तो फिर वो हमारी कंपनी को लीगल परमिशन दे देते हैं, एक तरीके से लीगल सर्टिफिकेट हमको दे देते हैं। तो जो अगर मेरी प्राइवेट कंपनी होती तो सर हम यहीं पे काम करना शुरू कर देते, चलो भैया मेरा श्री गणेश हो गया, हमें लीगल वैल्यू मिल गई, लीगल फॉर्मेलिटी मिल गई, हम चले अपनी कंपनी चलाने। क्यों भाई, उनको पब्लिक से तो शेयर लाने नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी अगर होगी तो बच्चों, तो उनका काम यहाँ पे खत्म नहीं होता, बल्कि उनको भी बिजनेस के और भी कम इसमें सर्टिफिकेट उनको चाहिए। अभी अगले स्टेज पे भी उनको जाना पड़ेगा। तो उनके 2 स्टेज नहीं होते, तो ये 2 स्टेज तो प्राइवेट के लिए अपना हो गया। वो प्राइवेट कंपनी चाहे तो अपना श्री गणेश यहाँ से शुरू कर सकती है और आगे बढ़ सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए कुछ चीजें और निकल के अब भी आगे आएंगी। आइए समझते हैं आगे क्या है।
अब बच्चों इसमें देखिए फिर क्या करना होगा, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको फिलअप करना होगा, समझ गए, जैसे एमओए हो गया, एओए हो गया, कुछ अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। अलॉन्ग विद द आपको कुछ प्रिस्क्राइब्ड फीस देनी पड़ेंगी, कुछ आपको फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास। तो ऑलरेडी क्या करेंगे भाई, मान लीजिए कुछ हमारे कंपनी का एज अ डॉक्यूमेंट्स हो गया, तो जो भाई जो डॉक्यूमेंट्स का जो फी होगा वो पेमेंट मान लीजिए 100 रुपया हो गया, वो पेमेंट करना पड़ा। कुछ हमारे कुछ से बच्चों लीगल चार्जेस होते हैं ना, उस लीगल चार्जेस मान लीजिए 1000 रुपये वो हो गया, वो देना पड़ा। कुछ हमारे एज आइडियाज़ जो सब्सक्रिप्शंस होते हैं उसके लिए भी हमको कुछ ना कुछ मान लीजिए 5000 हमको वो पेमेंट करना पड़ा, ठीक है। तो ऑलरेडी क्या होगा, और फिर जो रजिस्ट्रार की जो फीस होगी आपकी कंपनी को एज अ प्रमोट करने, इनकॉर्पोरेट करने के लिए, तो रजिस्ट्रार की वाली फी मान लीजिए 10,000 रुपये, वो भी भाई साहब हो गए। अब पता नहीं रजिस्ट्रार साहब देखेंगे तो बड़ी हमको बोलेंगे भी कि मेरा फीस ना कम क्यों कर दिया, ज़्यादा क्यों कर दिया। फिर भी एक एक्सेप्शन से मान लेते हैं, तो ओवरऑल 10, 5, 15, 16,100। तो बच्चों मान लीजिए कि मैंने अपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए 16,100 रुपये के क्या कर दी, एज अ फीस पेमेंट कर दी। वही लिखा हुआ बच्चों कि डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करने के लिए, फाइलिंग करने के लिए हमें कुछ न कुछ फीस देनी पड़ेगी और रजिस्ट्रेशन फाइल करनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा बच्चों, कि वंस द एक बार रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाए, अगर रजिस्ट्रार को लगे कि भाई प्रमोटर्स ने जो जो हमको डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है, तो दे इशू अ सर्टिफिकेट। तो ये क्या करते हैं, ये एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं इनकॉर्पोरेशन का, कि दिस सर्टिफिकेट सर्व एज द बर्थ सर्टिफिकेट। आपको पता है ना कंपनी का ये बर्थ सर्टिफिकेट, आप जब पैदा हुए तो तुरंत जाकर के नगर निगम, बाकी जिस भी आप एरिया में होंगे, तो वहां की जो भी सबसे बड़ी जो कॉर्पोरेशन होगी वो आपको बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे देगी, है ना। तो यहां भी कंपनी को एक तरीके से मान लीजिए जो सर्टिफिकेट मिल जाता है कंपनी को शुरू करने के लिए, उसको बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं। मतलब कंपनी के पास बर्थ सर्टिफिकेट आ गया, अब आप जिंदा हो गए, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आप इंडिया के नागरिक हैं, चलिए अब कहानी शुरू करिए। तो यहां पे भी कंपनी क्या है, श्री गणेश कंपनी की मिल गई। तो प्राइवेट कंपनी बच्चों यहां पे क्या करती है, अपना बिजनेस करना शुरू कर देगी। तो प्राइवेट कंपनी को इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, वो आगे बढ़ गए, मिनिमम 2 को लेकर के मैक्सिमम 200 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन बच्चों कहानी जो पब्लिक कंपनी की अभी वो शुरू नहीं हुई है, अभी तो उन्होंने कोई सर्टिफिकेट ही पाया पब्लिक कंपनी, जो कि इनको पब्लिक से पैसे भी तो कलेक्ट करने हैं। तो इनकी कहानी सर अभी इसके बाद चलेगी। तो आइए तीसरे नंबर के स्टेप पे चलते हैं बच्चों, वो क्या कहता है। आइए बच्चों तीसरा कहता है कि भाई कैपिटल सब्सक्रिप्शन, मतलब फॉर पब्लिक कंपनीज के लिए। अब समझो बच्चों, अभी कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज क्या कहलाता है। भाई पूंजी कैपिटल कहां से आएगी, तो भाई कैपिटल्स लाने के लिए भी अब जो रजिस्ट्रार और जो प्रमोटर साहब हैं तो वो भी कुछ बोलेंगे ही। तो देखिएगा कि एक बार आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद पब्लिक कंपनी मूव्स टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। कंपनी कहां चली सर, हम पब्लिक के दूर, चलो भाई पब्लिक के पास जाएंगे, पब्लिक हमको पैसे देगी भाई, क्योंकि मुझे एज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी है, मुझे चाहिए पैसा, मुझे चाहिए अमाउंट। तो कहां से आएगा, तो वो पब्लिक के पास जाते हैं बच्चों, एंड इनवाइटिंग देम टू सब्सक्राइब। और ये पब्लिक को बोलेगी कंपनी क्या, कि सर हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आइए हमारे कंपनी के शेयर्स को परचेस करिए और हमारे कंपनी के आप ओनर्स कहलाइए, ओनरशिप कहलाने का मौका पाइए, है ना। हमारे कंपनी के आप ओनर कहिए, जाइए गली गली घूम के कहते रहिए मैं तो टाटा कंपनी का ओनर, मैं तो रिलायंस कंपनी का ओनर। अगर आपने उस कंपनी के शेयर परचेस किए हैं तो अ प्राइवेट कंपनी कैन रेज फंड्स फ्रॉम मेंबर्स और बैंक्स एंड स्किप दिस स्टेज। अगर चाहे क्या बोलते हैं कि आपकी जो प्राइवेट कंपनी होगी बच्चों, उनका काम तो सेकंड में शुरू हो गया था, फिर भी वो चाहे तो इस स्टेज को स्किप कर सकते हैं, लेकिन वो भी फंड ला सकते हैं। कहां से, वो या तो अपने मेंबर से पैसे लाएंगे या तो बैंक से पैसा लाएंगे। उनके बाद मैंने आपको पहले बताया था कि वो पब्लिक से पैसों को रेज नहीं कर सकते, वो पब्लिक से पैसे नहीं उठा सकते। वो कहां से पैसे उठाएंगे बच्चों, वो पैसे उठाएंगे जब भी तो या तो अपने मेंबर से पैसे, अगर कंपनी में केवल 200 मेंबर हैं तो 200 लोग ही केवल पेमेंट देंगे, 201वां पैसा नहीं देगा कोई। या तो कोई बैंक होगी, वो बैंक उनको पैसा दे सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी क्या कहती है, पब्लिक का सर मुझे मेरे कैपिटल सब्सक्राइब करिए, मतलब हम एज अ इनवाइट कर रहे हैं किसको, एज अ पब्लिक को, इनवाइटेड टू पब्लिक, भाई कि आइए हमारी कंपनी में और हमारे शेयर परचेस करना शुरू करिए। इसको बोला जाता है बच्चों कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। ये क्या कहता है, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो सबसे पहले बच्चों एज ए प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, पढ़ाया भी था क्या, कि प्रोस्पेक्टस मतलब बच्चों ये होता है जहां पे कंपनी अपने पास्ट रिकॉर्ड के बारे में, प्रेजेंट की कंडीशंस के बारे में और फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस के बारे में प्रॉपर तरीके से साफ साफ इंडिकेट करेगी और पब्लिक को इंट्रोड्यूस कराएगी और पब्लिक को इन्फॉर्म करेगी हम ऑलरेडी इस टाइम कहां पे सिचुएशन है, कहां पे अवेलेबल है। आ रही बात समझ में। और क्या है कि कंपनी इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस विच इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक, जहां पब्लिक आएगी और आपके शेयर्स को परचेस करना और डिबेंचर करना शुरू करेगी। तो भाई वो आपकी कंपनी में तभी आएगी जब आपकी कंपनी के रिकॉर्ड्स के बारे में जाएगी, आपकी जब कंपनी आपके कुछ प्लान्स के बारे में समझेगी, आपके ग्रोथ के बारे में समझेगी, उसी को कंपनी कहेगी। ठीक है, चलिए क्या कहता है, रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन।
अब भाई ये क्या कहते हैं कि द कंपनी मस्ट रिसीव अ मिनिमम नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। भाई कम से कम अगर आपने 1 लाख शेयर्स मार्केट में दिए तो 90% तो आप इशू कर ही दीजिए। भाई 90% आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब मार्केट में दे दीजिए, जब पब्लिक को लगेगा तो आपकी कंपनी शेयर परचेस करना वो शुरू कर देगी, है ना। एंड अलॉटेड शेयर्स, एंड वंस द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज मेट देन द शेयर्स आर फॉर्मली अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स इन अकॉर्डेंस विथ रेगुलेटरी गाइडेंस। तो जो भी हमारी गाइडेंस होंगी बच्चों, शेयर्स उस तरीके से क्या करेंगे, जो हमारे शेयर होल्डर होंगे उन शेयर को परचेस करना वो शुरू कर देंगे। इज इट क्लियर? तो पहला क्या था बच्चों, प्रमोटर्स आइडिया लेकर के, बिजनेस लेकर के डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए। सेकंड में इनकॉर्पोरेटर्स, वो जितने सारे प्रमोटर्स थे उन्होंने अपना सारा डॉक्यूमेंट हैंडओवर कर दिया रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार ने सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से देख लिया, मेजरमेंट कर लिया, क्या है सही है गलत है। उसके बाद वो कहां चले गए, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज पे, जहां पे पब्लिक कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को कि आइए हमारे शेयर को परचेस करिए, और प्राइवेट कंपनी ऑफर करती है बैंकों को या अपने मेंबर्स को कि भैया ये हमारी कंपनी के शेयर परचेस कर लीजिए। बात क्लियर हो गई? अब इसके बाद से हम आते हैं अगले पॉइंट पे, जिसका नाम क्या होता है बच्चों, एज अ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। देखो बच्चों, अब मेन जो हमारी जो कंपनी है ना, क्या होती है, वो यहीं शुरू होती है, ठीक। अब वो क्या कहता है समझिएगा, कहता है भाई कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब साफ साफ यहां पे ये हो गया कि जहां पे कंपनी करी से दिस इज द फाइनल स्टेज वेयर द कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू बिगिन इट्स ऑपरेशन। जहां पे कंपनी अपने श्री गणेश करना शुरू करेगी। ये पब्लिक कंपनी के लिए बात हो रही है, क्योंकि प्राइवेट काम पहले ही ओवर हो चुका था, तो पब्लिक कंपनी आ रही है और अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करने वाली है, बिगिन करने वाली है। तो फॉर अ प्राइवेट कंपनी द कंपनी कैन कमेंस बिजनेस एज सून एज इट रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो प्राइवेट कंपनी सर अपना काम वहीं शुरू कर सकती है जहां उसको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है या रिसीव हो जाता है। पर पब्लिक कंपनी क्या कहती है कि द कंपनी मस्ट फर्स्ट ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। पहले उसको बिजनेस से क्या करना होगा, एज अ सर्टिफिकेट इशू करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे फ्रॉम द रजिस्ट्रार से। एंड टू गेट दिस, एक बार इसको आप ले लेंगे तो टू मस्ट फाइल अ स्टेटमेंट कंफर्मिंग दैट शेयर्स हैव बीन अलॉटेड अप टू द मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड दैट द डायरेक्टर्स हैव पेड फॉर देयर क्वालिफिकेशन शेयर्स। तो पब्लिक कंपनी का काम सर कमिटमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही ओवर होगा, उसके पहले वो ओवर होने वाला नहीं है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। प्राइवेट कंपनी कब अपने काम शुरू करेगी, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद। लेकिन पब्लिक कंपनी अपने काम कब शुरू करने वाली है, जब तक उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट इशू ना हो जाए। और यहां पे इस चीज की ऑथराइजेशन मिल जाती है कि भाई अब पब्लिक कंपनी मार्केट में आकर के अपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन के थ्रू या जो भी उनकी ऑथराइज कैपिटल्स होगी उसको मार्केट में इशू कर सकते हैं या उसको पब्लिश कर सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? अब आगे बढ़ें तो ये हमारा था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में। लेकिन अभी कहानी सर ये भी खत्म नहीं हुई है, शुरू होता है सर टाइप ऑफ कैपिटल के बारे में। ठीक है, अब ये क्या कहता है भाई, ये भी समझिएगा। ये शुरू करता है कि भाई टाइप ऑफ कैपिटल एक्चुअली हमारे पास क्या है उसको भी समझेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल्स के बारे में। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ कैपिटल। सर कैपिटल्स कितने हैं? क्या कैपिटल के भी सर अलग अलग टाइप होते हैं? हाँ भैया, अलग अलग टाइप होते हैं कैपिटल्स के भी। भाई मान लीजिए किसी कंपनी की टोटल कैपिटल 20 करोड़ रुपए है और कंपनी कह रही भाई पूरा 20 करोड़ रुपए मार्केट में नहीं लगाना चाहते, हम चाहते हैं कि उसका 80% 90% ही केवल मार्केट में दें और बाकी का पैसा अपने पास हम सेव करके रख लें। ठीक है, तो आइए अब उसी के बारे में, तो वो लीगली शेयर्स कैपिटल जो अलॉटेड किए जाते हैं शेयर होल्डर्स के लिए मार्केट में पब्लिक के लिए, तो अब हम उस कैपिटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए कितने कैपिटल्स हैं बच्चों हमारे पास। पहला है ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल एंड पेड अप शेयर कैपिटल। क्या कहता समझो कि दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज परमिटेड टू इश्यू टू इन्वेस्टर, जो अपने इन्वेस्टर को इश्यू करने के लिए परमिटेड होती है। भाई मान लीजिए कि कोई कंपनी सर है जो 1 लाख शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपए का कैपिटल उनके पास अवेलेबल है, तो ये बच्चों उस कंपनी की ऑलरेडी क्या हो गई, ये उनकी ऑथराइज कैपिटल है। ये 10 लाख ऑलरेडी उनके पास इशूड है, मतलब ये ऑलरेडी क्या उनके पास ऑथराइज है, मतलब ये कंपनी की कैपिटल खुद की है। ठीक है, लेकिन अब इन 10 लाख कैपिटल्स को सर क्या वो पूरा, ये चाहे कंपनी तो 10 लाख का 10 लाख पूरा मार्केट में उतार सकती है, लेकिन ये इसमें भी ये भी कंपनी कोशिश करती है कि भाई पूरा पैसा मार्केट में न लगाया जाए, कुछ पैसों को अपने पास सेव करके रखा जाए इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स के लिए या फ्यूचर में ऐसे किसी सिचुएशन को हैंडल आउट करने के लिए। तो कंपनी क्या करती है बच्चों, एज ए इशूड शेयर कैपिटल, ये आपके ऑथराइज कैपिटल का वो पोर्शन होता है जो अवेलेबल किया जाता है पब्लिक के लिए, उनको ऑफर किया जाता है कि उनके लिए इशू किया गया। जैसे 1 लाख शेयर्स थे तो कंपनी कह रही नहीं भाई हम बस कुल 80,000 जो शेयर्स होंगे 10 रुपए के हिसाब से हम बस कुल 8 लाख रुपए शेयर्स ही बस मार्केट में भेज रहे हैं। मतलब हमारे पास जो टोटल कैपिटल थी वो 10 लाख रुपए थी, लेकिन हम 10 लाख पूरा मार्केट में नहीं लगा रहे। कितना लगा रहे हैं? केवल 8 लाख रुपए लगा रहे हैं। और एक शेयर 10 रुपए का था तो हमने टोटल 80,000 शेयर्स हम मार्केट में क्यों लेकर के आ रहे हैं।
तो ये इशू किया गया किसके लिए? ये इशू किया गया बच्चों एज अ पब्लिक के लिए, ठीक है। पब्लिक के लिए केवल 80,000 शेयर्स ही एप्लीकेबल हैं, बाकी 20,000 कहाँ गए, डजंट मैटर। तो कंपनी तरफ से जो इशूड कैपिटल है वो केवल 80,000 ही इशू किया गया है। अब सेकंड क्या कहता है बच्चों, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। भाई देखो ये क्या है, तो दिस रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन इज इशूड अ कैपिटल दैट शेयर होल्डर्स हैव एग्रीड टू परचेज। अब मान लीजिए 80,000 में से कंपनी के जो, अब भाई कंपनी तो शेयर तो यही सोचेगी भाई कि मेरे सारे के सारे बिक जाएं, लेकिन जो ऑलरेडी हमारे पब्लिक थी, तो पब्लिक ने कहा सर हम पूरे शेयर्स नहीं लेंगे, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि 70,000 जो शेयर्स हैं वो 10 रुपए के हिसाब से हम 7 लाख शेयर्स आपके उठा लेंगे। मतलब जितने सारे पब्लिक हैं वो अभी कोई सब्सक्रिप्शन कर रही है, पैसा भी परचेस नहीं किया गया, अभी शेयर परचेस नहीं किया गया, केवल एग्री है कि ठीक है हमने केवल आपके शेयर्स के लिए कोई सब्सक्रिप्शन दिया, सब्सक्राइब किया है, इसको सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो भाई 10 लाख की टोटल कैपिटल थी, लेकिन इशू किया गया 8 लाख, लेकिन कंपनी के जितने सारे शेयर्स थे उनको इशू करने के, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कुल 70,000 ही, मतलब 10 रुपए के हिसाब से 7 लाख रुपए के कैपिटल ही जो शेयर्स मार्केट में थे अवेलेबल हुए, क्योंकि जो शेयर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने बस कुल इतने लोगों के लिए सब्सक्राइब किया हुआ है। कॉल्ड अप है, कह सर कि जितने, अब कंपनीज में क्या करती है बच्चों कि द अमाउंट दैट द कंपनी हैज रिक्वेस्टेड शेयर होल्डर्स टू पे, जहां पे कंपनी रिक्वेस्ट करती है किनसे, इन शेयर होल्डर्स से कि सर आपने 70,000 के लिए अप्लाई करने के लिए बोला हुआ है ना, तो सर इस 70,000 शेयर्स को आप सर परचेस कर लीजिए, 10 रुपए के हिसाब से 7 लाख का हमारा निकल के आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी आपने जो सब्सक्राइब किया है, अभी आपने हमारे शेयर को परचेस तो किया नहीं है, क्यों सर वादा किया है कि हम परचेस कर लेंगे, क्यों सब्सक्राइब किया आपने, अपना कुल इंटरेस्ट दिखाया हमारी कंपनी में, समझ रहे हैं। तो क्या करेंगे, तो कंपनी आपसे रिक्वेस्ट करती है, तो ऐसी जगह पे जो बोला जाता है कि शेयर को परचेस करने के लिए कंपनियां रिक्वेस्ट करें कि जो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो ऐसे कैपिटल को कहा जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। क्या कहा जाएगा, कॉल्ड अप कैपिटल। अब अगला बच्चों, कॉल्ड अप के बाद क्या होता है, पेड अप शेयर कैपिटल। ये क्या होता है, दिस इज द एक्चुअल अमाउंट दैट शेयर होल्डर्स हैव पेड टू द कंपनी। अब मान लीजिए 70,000 के शेयर हुए थे, तो कंपनी ने क्या किया, अब एक्चुअली में अब ये 60,000 भी हो सकता है बच्चों, या 70,000 भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो अब यहां पे पेड अप कैपिटल में सर वो पैसा जो पब्लिक से एक्चुअल में कंपनी को मिल चुका है, यहां पे सब्सक्राइब नहीं हुआ, यहां पे ऑथराइज नहीं हुआ, क्या हुआ है, मतलब वो पैसा जो ऑलरेडी कंपनी के पास रिसीव हो चुका है। तो हो सकता है सर जितना हमने आपसे वादा किया था, सब्सक्राइब किया था, हमने उतना ही परचेस कर लिया, या उससे कम भी परचेस कर सकते हैं। भाई कुछ इन्वेस्टर का दिमाग उठ ही गया, भाई ठीक है हमको सब पूरा परचेस नहीं करना है, हमको 60,000 जो होंगे उतने ही कर पाए, बाकी जो 10,000 जो शेयर परचेस करने वाले हमारे इंप्लॉइज थे या जो शेयर होल्डर्स थे वो छोड़ के चले गए, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन समझ लीजिएगा, तो या तो 60,000 या तो 70,000, तो 10 रुपए के हिसाब से सर यहां पे 6 लाख कंपनी को रिसीव होगा और यहां पे 7 लाख रिसीव होगा। तो ये एक्चुअली में आपका ऑथराइज कैपिटल था 10 लाख का, ठीक है। इश्यू हुए थे 8 लाख, सब्सक्राइब किया आपने 7 लाख, कॉल्ड अप आपके 7 लाख की थी, लेकिन हो सकता है कि इन केस आपकी कंपनी को जो पैसा रिसीव हो पब्लिक के थ्रू या बाहर मार्केट के थ्रू, वो या तो 6 लाख आए या तो वो 7 लाख रुपए आए, आई बस में, तो वो दोनों हो सकता है, मतलब इसके इक्वल भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। तो अगर ये जितना आपने सब्सक्राइब किया था उतना पैसा आपको मिल जाता है, तो उसको कहेंगे बच्चों एज अ पेड अप कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेड अप कैपिटल। तो हाँ बिल्कुल उसको भूलिएगा नहीं, ध्यान में बिल्कुल अच्छी तरीके से रखे रहिएगा, किस अमाउंट क्या कहा जाता है। ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ कैपिटल्स के बारे में। आई होप बच्चों आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, बढ़िया भी लगा होगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने आगे की वीडियो को कंसर्न करते हैं। अब आइए बच्चों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ लीजिए। अभी हम लोगों ने रिसेंटली इसके पहले पढ़ा था ना एमओए के बारे में और एओए के बारे में, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में क्या क्या होते हैं वहाँ हमने कुछ शॉर्ट में पढ़ लिया कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, कंपनी की लिमिटेशंस क्या होंगी, कंपनी के सर आप उस कंपनी को चार्टर तो कहते हैं, लेकिन सर इसके अंदर आता क्या क्या है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो आइए एमओए के बारे में पढ़ते हैं। तो अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा बेटा फाउंडेशन लीगल डॉक्यूमेंट है जो सर्व करता है चार्टर फॉर अ कंपनी, कंपनी का चार्टर होता है, ठीक है। और जो डिफाइन करता है बच्चों उनके रिलेशनशिप, किसके रिलेशनशिप को, शेयर होल्डर्स के एंड आउटसाइड द वर्ल्ड के बारे में, मतलब बाहरी लोग क्या हैं और हमारे कंपनी होल्डर्स क्या हैं। तो एक तरीके से रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके बताएगा, दिखाएगा। एंड इट इज मैंडेटरी पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल्ड ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन, लेकिन यहां पे जरूरी होता है कि एमओए को हम सबमिट करें किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। कौन रजिस्ट्रार, जो हमारी कंपनी पे सिग्नेचर करता है और हमको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है कि आपकी कंपनी लीगली सर्टिफाइड है, और हम बिल्कुल एग्री करते हैं, हम भी सेटिस्फाइड हैं कि आपके कंपनी में दिए गए शेयर बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है, क्लियर है, ठीक है।
तो आइए बच्चों इसके बारे में समझते हैं, जहां पे हम लोग इस वैल्यू में पढ़ने वाले हैं कंपनी के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरीके से वो कंपनी का संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपनी का संविधान, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं ना, वैसे यहाँ पे कंपनी का भी कॉन्स्टिट्यूशन यही होते हैं। इसमें हम इनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ इनकी ऑपरेशन लिमिट्स होंगी बच्चों, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला क्या होता है बच्चों, समझिएगा। एमओए में क्या होता है? पहला नंबर से नेम क्लॉज बताना होगा। भाई कंपनी का एक ऑलरेडी स्टेट्स करना पड़ेगा, पूरा ऑफिशियल नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का ऑफिशियल नाम बताना पड़ेगा, यूनिक नेम बताना पड़ेगा, ठीक है, अफोर्डेबल नेम बताना पड़ेगा। वो नेम जो ऑलरेडी इस क्लॉज के अंदर ऑलरेडी सबमिट किए जाते हैं, सब के सब एमओए के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। तो डिफाइन सबसे पहले आता है नेम क्लॉज। कंपनी का नाम क्या है? यूनिक होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नाम होना चाहिए जो बाकी किसी और से मैच ना करता हो। तो आपका नाम बिल्कुल यूनिक हो, स्पेशल हो, अच्छा तरीके का कवर करता हो, पहला नेम। दूसरा होता है सर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इसका मतलब क्या होता है? आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा और कंपनी के उस तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे अवेलेबल है, सबको आपको मेंशन बताना पड़ेगा। भाई ऐसा नहीं कि कंपनी का ऑफिस कहाँ है, कंपनी की क्या कोई ब्रांच ऑफिस भी है क्या, क्या कंपनी सर इंडिया में चलती है या आउटसाइड ऑफ द इंडिया वहाँ भी वर्क करती है क्या, तो आपको वो सारे की सारी चीज़ों को आपको इस क्लॉज के अंदर में आपको मेंशन करके बताना पड़ेगा। ये कुछ क्लॉज नहीं होता, वो फॉर्म आता है, तो फॉर्म में आपको नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, एड्रेस, आपको घर का रेसिडेंशियल एड्रेस, फिर आपका स्थायी पता सब पूछा जाएगा ना, ठीक है, या लोकेशन आपको पूछा जाएगा कि आप क्या मोबाइल नंबर है, सब कुछ मांगा जाएगा। तो ये बच्चों क्लॉज होता है, जो सब कुछ फिलअप करना पड़ता है। पहला नेम बताएंगे, फिर आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्लॉज बताएंगे कि आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, ब्रांच ऑफिस कहाँ है, सबका मेंशन करेंगे। उसके बाद आता है बच्चों लायबिलिटी क्लॉज। ये क्या कहता है? ये कहता है सर कि हर मेंबर की लायबिलिटी कैसी होगी, मतलब आपके मेंबर की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड में है या अनलिमिटेड में है, ठीक है। प्लस उसके बाद कंपनी आपकी क्या है बच्चों, ऐसे ये भी आपको बताना पड़ेगा भाई हमारी कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी हमारी रन कर रही है या सर हमारी पब्लिक कंपनी रन कर रही है। तो इन हर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से क्या करना पड़ेगा, एज अ मोटिव करना पड़ेगा और एज अ सबके साथ क्या करना, इसे शेयर करना पड़ेगा। फिर कैपिटल क्लॉज बताना पड़ेगा, स्पेसिफाइज करने पड़ेंगे मैक्सिमम ऑथोराइज शेयर कैपिटल को लेकर के, जो सब्सक्रिप्शन और एसोसिएशन क्लॉजेस होते हैं बच्चों। एंड लिस्ट इसमें इनिशियल सब्सक्राइब्स एंड देयर एग्रीमेंट, इसमें सब कुछ आपका कितने सब्सक्राइबर्स आपकी कंपनी, कितने सारे शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में ऐड हो जाएंगे, कितना मार्केट में शेयर पब्लिश करने वाले हैं, सब कुछ का ऑलरेडी सारे इंफॉर्मेशन इस क्लॉज के अंदर आपको सबमिट करने पड़ेंगे, भरने पड़ेंगे, फिल करने पड़ेंगे। नॉमिनी क्लॉज आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा, एज ए नॉमिनी क्लॉज बताना पड़ेगा फॉर 1% कंपनी। अगर आपकी कोई 1% कंपनी है, मैंने बताया था ना 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि एक 1% कंपनी एक्ट बनाया गया था। उस 1% एक्ट में क्या है कि सर एक ही बंदा कंपनी का शेयर होल्डर होगा, वही बंदा कंपनी का क्या है, डायरेक्टर है, और एक बार उसके डेथ हो जाने पर, रिटायरमेंट हो जाने पर, इंसॉल्वेंसी हो जाने पर, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन एक्सीडेंट हो जाने पर उस कंपनी में उसका जो नॉमिनी होगा वही कंपनी बंदा क्या करेगा, उस कंपनी को ऑपरेट करेगा, चलाएगा, मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें ऑलरेडी एमओए के अंडर में रखना पड़ता है, सबको बताना पड़ता है, फिगर आउट करना पड़ता है। चलिए बच्चों अब आगे आते हैं। अब आते हैं सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में। भाई इनके बारे में पढ़ लीजिए। आर्टिकल क्या सर, ये इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे, इंटरनल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताएंगे, भाई कंपनी में क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है। कंपनी को चार्टर्स के बारे में बताएंगे, भाई कंपनी हमारा ये रूल है, हमारी ये पॉलिसी, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, तो इसको बोला जाता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। भाई आपके घर बार में क्या चीज़ें कैसे मैनेज होंगी वो आपकी मम्मी बताएंगी, ठीक है, लेकिन आपकी कंपनी अगर कोई होती, आपकी कंपनी किस तरीके रन करेगी, क्या करेगी, वो आपको एमओए बताएगा। भाई क्योंकि संविधान अलग बनाया गया आपकी कंपनी को चलाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन अलग तरीके से प्रिपेयर किया गया है। तो द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर लीगल डॉक्यूमेंट है बच्चों, आउटलाइन द, ये इंटरनल रूल्स के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में आपको आइडेंटिफाई करेगा। कंपनीज का जो मैनेजमेंट है, डे टू डे ऑपरेशंस के बारे में बताएगा। और ये क्या है, फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है, जहां पे अलॉन्ग विद द एमओए के संग जुड़ा होता है, और ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता है। तो एओए में हम स्टैब्लिश करते हैं बच्चों किसके बारे में, कंपनी के राइट्स के बारे में, कंपनीज की ड्यूटीज के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, कि कंपनी का डायरेक्टर कौन होगा, ऑफिसर्स कौन होंगे, शेयर होल्डर्स कौन होगा, हर चीजों को आइडेंटिफाई करने का जो काम होगा वो हमारे जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, हम इनके बारे में ही क्या करने वाले हैं, एज अ बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तब फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्या बच्चों समझिएगा, एओए में कुछ भी, इसमें भी कुछ प्रोविजंस कंटेन किए जाते हैं। क्या प्रोविजंस हैं भाई, आइए देखिए। पहला शेयर कैपिटल, आपको ये बताना होगा कि भाई इसमें क्या है, आपके इशू करने के रूल्स क्या हैं, ट्रांसफर करने के रूल्स क्या हैं, फॉरफिटिंग करने के, भाई कोई कभी शेयर फॉरफिट कर लिए जाते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा, उसमें सब चीजों को प्रॉपर तरीके से मेंशन करूंगा। एंड
अल्टरिंग शेयर्स, और शेयर्स कैसे चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, हर चीजों को प्रॉपर तरीके से वो सब कुछ कहां मेंशन होगा। ऐसे थोड़ा ना कि कोई कंपनी मार्केट में सर आज मेरा मन कर रहा है कि वो शेयर फॉरफिट कर देते हैं, वो शेयर सर वो सब्सक्राइब कर देते हैं, वो इश्यू कर देते हैं। नहीं सर, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रॉपर तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। पूरा रूल्स होता है, पूरी सिनेरियो होती है, उसको फॉलो करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, ठीक है। दूसरा होता है डायरेक्टर्स होंगे, इसमें आपको बताना होगा प्रोसीड्यूर्स क्या हैं आपके अपॉइंटमेंट के, आप रिम्यूनरेशन लोगों को पेमेंट आप कैसे करते हैं, क्वालिफिकेशंस आपकी कंपनी में किन किन लोगों कैसे क्या है, किन किन लोगों को कौन कौन सी पावर्स दी जाती हैं, क्या क्या रिमूवल है अगर मान लिया आपके डायरेक्टर्स ने आपके संग कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी आपकी कंपनी में, या आपके लिए गलत डिसीजन ले रहा है, या शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे गलत डिसीजन ले रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास कौन कौन से राइट्स रिजर्व हैं, कौन कौन से आपके पास राइट्स रिजर्व हैं जिसकी वजह से आप उनको रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, प्रोसीजर्स क्या क्या आपकी कंपनी में अपॉइंटमेंट करने के, रेमिशन देने के। तो हर चीज़ों को बेटा प्रॉपर तरीके से फिलअप करना, फाइंड अप करना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बच्चों एओए के आपके डायरेक्टर्स वाले कैटेगरी में आती है। अगला होता है बच्चों मीटिंग, आपको ये भी बताना पड़ेगा। ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा क्या कहता है, आप ये बताएंगे कि सर आप मीटिंग कैसे कंडक्ट करेंगे, ठीक है, जनरल मीटिंग्स कब कब कैसे कैसे होंगी, उस मीटिंग में कौन कौन आएगा, नोटिस पीरियड देने का फॉर्मूला क्या है, कोरम क्या है, आप वोटिंग राइट कैसे अवेलेबल करते हैं। मतलब समझिएगा आपके जन्म से लेकर के आपके मृत्यु तक की सारी चीजें, मतलब बर्थ से लेकर के डेथ तक की वो ऑल डॉक्यूमेंट्स गैदर्ड इन एओए, सब कुछ कहां सबमिट की जाएगी, एओए के अंदर ही बताई जाएगी, वहां बनाई जाएगी। क्या कहता है, डिविडेंड्स क्या है, रिजर्व कैसे, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं शेयर होल्डर्स को, किन किन लोगों को डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देखो, अगर कंपनी पैसे कमा रही है, कंपनी के पास प्रॉफिट आ रहा है, तो कंपनी क्या करती है बच्चों, कोशिश करती है कि हम अपने शेयर्स में जो प्रॉफिट हमको रिसीव हुआ है, प्रॉफिट में जो शेयर मिला है, उसको एज अ डिविडेंड हम अपने कंपनी के शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करें। शेयर्स देखो बच्चों दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एक इक्विटी शेयर पे, एक प्रेफरेंस शेयर पे। इक्विटी शेयर को परचेस करने वाला जो बंदा होगा वो कहलाता है इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर को परचेस करने वाला जो बंदा कहलाता है वो कहलाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स सर वो उसको डिविडेंड भी मिल सकते हैं, लास्ट में सबको पेमेंट कर देंगे, क्रेडिटर्स को, अपने डेटर्स, सबको पेमेंट करने के बाद में, कंपनी के सबको पेमेंट करने के बाद लास्ट में जो बचता है वो दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। लेकिन जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को होता है उनको प्रॉफिट नहीं मिलता, उनको ऐसा डिविडेंड मिलता है, उनको डिविडेंड मिलेगा, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, इस साल नहीं मिला तो अगले साल देंगे, 2 साल नहीं मिला तो तीसरे साल देंगे, ठीक है। और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर जब भी चाहेगा तो अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है इक्विटी में। अब आप कहेंगे सर ये इक्विटी प्रेफरेंस क्या है, तो भैया कोई बात नहीं, बस खुद इंतजार करिएगा, तो हम आपके पास लेकर के आने वाले हैं शेयर और डिबेंचर पर अच्छी खासी वीडियो, जिसमें हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं, समझने वाले हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल के संग में, और बेहतर चीजें आपको और अच्छे तरीके से क्लैरिफाई हो जाएगा। तो इसमें क्या होते हैं बच्चों, तो आपको बताना पड़ेगा कि डिविडेंड्स और रिजर्व कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अकाउंट्स एंड ऑडिट्स किस तरीके से किया जाता है, भाई आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के रूल्स क्या होंगे, ठीक है, बुक कीपिंग कैसे की जाती है, ऑडिटिंग आपके प्रोसेस क्या होंगे, आपको बताना पड़ेगा कि एक्सटेंट ऑफ द कंपनीज बोरोइंग पावर्स कंपनी के पास क्या क्या है, प्रोसीड्यूर्स क्या है एज अ सिक्योरिटी डेट, भाई बाहर से पैसे लेने के हमारे पास क्या क्या हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, समझ आई बात। भाई कंपनी है तो भाई कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, पैसे बाहर से लेंगे तो उसका क्राइटेरिया हमारे पास क्या होगा, उसके रूल्स, उसके रेगुलेशंस, उसकी वैल्यूज हमारे पास क्या क्या होंगी। वाइंडिंग अप, भाई मान लीजिए एनी काइंड ऑफ सिचुएशन की कंपनी को बंद ही करना हो, सारे कंपनी को तरीके से खत्म कर, उसके लिए हमारे पास प्रोसीजर्स क्या क्या होंगे, प्रोसीजर फॉर द डिसॉल्विंग द कंपनी इन केसेस ऑफ लिक्विडेशन, अदर मैटर्स, क्लॉजेज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड आर्बिट्रेशन फॉर डिस्प्यूट्स। कोई प्रॉब्लम हो ही जाए कंपनी में, कोई ऐसे सिचुएशन को ऐसी हैंडल हो ही जाए कि जहाँ कंपनी को बंद करना ही हो, कंपनी को वाइंड अप करना, खत्म करना है, तो ऐसी सिचुएशन में पहले किसका पेमेंट करेंगे, कैसे एसेट्स लायबिलिटीज को क्लियर आउट करेंगे, तो हर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से इस एओए के अंडर में डिफाइन किया जाता है, मैनेज किया जाता है। वो क्या कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है एओए। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंटरनली मैनेजमेंट के बारे में, रूल्स के बारे में, पॉलिसी के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में आपको खट बताया जाता है और कराया जाता है, ठीक है। लेकिन दूसरे केस में क्या होता है बच्चों कि आपके पास ऑलरेडी चीजें क्लियर होती हैं, इसमें क्या होता है हम लोग मेंशन करते हैं ऐसे एओए के, ये तो ये हो गया, एमओए में आपको पता है चार्टर ऑफ द कंपनी के बारे में है, ठीक है, आपको नेम क्लॉज, रजिस्टर क्लॉज सबके बारे में बताने पड़ेंगे, ठीक बच्चों। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है थोड़ा उसके बारे में भी समझ लीजिएगा। भाई देखो प्रोस्पेक्टस मैंने आपको पहले बताया था, क्या चीज सर, आपको अपने कंपनी के पास्ट के बारे में, कंपनी के प्रेजेंट के बारे में, और सबसे बड़ी बात आपको कंपनी के फ्यूचर के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। और ये मैंडेटरी लीगल डॉक्यूमेंट है जो इश्यू बाई करेगी पब्लिक के लिए, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी करती है, और वे इनवाइट करती है पब्लिक को कि सब्सक्राइब करिए हमारे शेयर्स को या डिबेंचर्स को। भाई सोचो मेरे जैसा कोई बंदा, मुझे नहीं पता
कि मुझे किस कंपनी में शेयर लगाने चाहिए, किस कंपनी में नहीं लगाने चाहिए। तो मुझे पता कैसे लगेगा? तो ऑलरेडी क्या होती है बच्चों, हमारे बीच में एक सेबी होती है। मनी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई होते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट कंट्रोल करने के लिए या उसको रेगुलेट करने के लिए सेबी आती है। सेबी का काम होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सारी कंपनी कहती है भाई कि आप पब्लिक से पैसा मांग तो रहे हैं, लेकिन पब्लिक आपके ऊपर बिलीव कैसे करेगी? पब्लिक तो आपके बारे में जानती नहीं है। तो पब्लिक को क्या कहा गया कि भाई पब्लिक अगर आपके ऊपर अगर ऑफर करे या पब्लिक आपके शेयर परचेस करना चाहे तो आपको एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, एक बुक भेजनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी कि हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स क्या क्या हैं। आप अपने पास्ट रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे, जहां आप ये मेंशन करके बताएंगे सर कि हम पिछले 1 साल से 2 साल से 1 महीने 2 महीने से हम प्रॉफिट में कि लॉस में, प्रेजेंट में हमारी कंडीशंस क्या है, प्रेजेंट हम किस तरीके से अपने वर्क को कॉन्फ़िगर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, उसके बारे में मेंशन करके बताना होगा। और कंपनी ये भी बताएगी कि हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या होंगे, भाई फ्यूचर में हम अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं, किस जगह पे देख रहे हैं, है ना। भाई ऐसे थोड़ी ना कि कोई बंदा ऐसे यूं ही आके बैठ जाएगा। तो भाई अब मेरी पब्लिक है, भाई मैं नॉर्मली अपने दोस्तों के संग बैठा हुआ था, भाई मैंने उनसे पूछा कि भाई एक बात बताओ कि मुझे इस कंपनी में पैसा लगाना हो तो कैसे लगाना होगा। तो भाई बंदा बोलेगा भाई जाओ उस कंपनी का प्रॉस्पेक्टस चेक करो, प्रॉस्पेक्टस में ऑफर करती है कंपनी क्या ये हमारे शेयर को परचेस करिए। अब पब्लिक बोलेगी सर ऐसे ही परचेस कर लें, आप मार्केट में आ गए और हम आपको देख करके आपके चेहरा देख करके क्या कर लेंगे, परचेस कर लेंगे? नहीं ना। तो आप हमें कुछ अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बताएंगे, भेजेंगे कि आपके पास्ट में परफॉर्मेंस क्या थी, प्रेजेंट में आपकी कंडीशंस क्या हैं, फ्यूचर में आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। इन चीज़ों को कहीं ना कहीं तरीके से तो मैनेज किया जाएगा, प्रॉपर तरीके से हैंडल आउट किया जाएगा। तो वो कहाँ किया जाएगा? तो बच्चों वो किया जाता है आपके प्रॉस्पेक्टस में। किस में किया जाता है? प्रॉस्पेक्टस में। तो फुल आप समझिएगा कि इन्वेस्टर्स इट मस्ट कंटेन अ फुल फेयर एंड ऑनेस्ट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स। तो आपको बच्चों वो सारे मटेरियल फैक्ट्स आपको बताने पड़ते हैं, इंश्योर करने पड़ते हैं। किसके लिए? एंड टू अलाउ देम टू मेक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो कि भाई सामने वाला बंदा जो बैठा हुआ है, जो पब्लिक बैठी हुई है आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पैसे लगाने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी क्या कर सके, एज अ प्रॉस्पेक्टस इशू करे। और फुल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि पैसे लेने के लिए आप गलत गलत इन्फॉर्मेशन रख दीजिए, उसके बाद ये जो सेबी वाले अंकल जी है ना, ये बड़ी मार मारेंगे, कंपनी को सस्पेंड कर देंगे, कंपनी पर चार्जेस लगा देंगे, कंपनी को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। आई बस हमें किस तरीके से कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को कवर अप करती हैं, सब कुछ मेंशन करना पड़ता है। तो प्रॉस्पेक्टस ऐसी चीज होती है जो एज अ पब्लिक के लिए इशू की जाती है और पब्लिक को ऑफर किया जाता है। कंपनियां ऑफर करती हैं सर आइए हमारे कंपनी के शेयर्स को परचेस करिए, और सर बल्ले बल्ले मिलकर सर कंपनी चलाएंगे, पैसे कमाएंगे, अच्छा खासा से फिर वो पार्टी वार्टी मनाएंगे, है ना। आगे बात समझ में ये कहलाएगा। इसमें भी क्या होता है समझिएगा कुछ बातों में। पहला जनरल कंपनी की इंफॉर्मेशन के बारे में, जैसे कंपनी का नाम क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, उसके एड्रेस क्या है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, नेम्स क्या है, एड्रेस क्या है, उसके डायरेक्टर्स के, उनके ऑडिटर्स के और बैंकर्स के, ये सब कुछ आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, सब कुछ मेंशन करके बताना पड़ेगा। किसको? पब्लिक को बताना पड़ेगा। दूसरा क्या है? डिटेल्स ऑफ द इशू। आप ये बताओगे पर्पज ऑफ द इशू की टाइप क्या है, नंबर ऑफ द सिक्योरिटीज का, ठीक है, किनको कौन कौन से शेयर ऑफर किए गए हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग डेट्स हमारे इशू क्या होंगे, अमाउंट पेबल कैसे किया जाएगा, एप्लीकेशंस पे, अलॉटमेंट पे और फ्यूचर कॉल्स पे। एप्लीकेशंस पैसे आप शेयर किएंगे, फिर अलॉटमेंट किया जाएगा, फिर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल किया जाता है। वो सब कुछ आपको अपने प्रॉस्पेक्टस में इशू करने पड़ेंगे कि जो पब्लिक है वो एक एक पन्ना पलट के देखे, समझे कि भाई एक्चुअली में आप मार्केट मैनेजर, तो हमको तो भाई फुल्ली सेटिस्फेक्शन चाहिए, और जब तक हम फुल्ली सेटिस्फाई नहीं होंगे आपकी कंपनी में एक ढेला भी नहीं लगाएंगे। ठीक है। अगला क्या कहता है भाई, कैपिटल की स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी के पास ऑथोराइज कैपिटल कितने हैं, इश्यूड कितने हैं, सब्सक्राइब्ड कितने हैं और पेड अप कैपिटल कितने हैं, सब कुछ आपको प्रोस्पेक्टस में बेटा क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बिजनेस एंड प्रोजेक्ट के बारे में बताने पड़ेंगे, एक डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनीज के मेन बिजनेस क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, डिटेल्स ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स क्या है, सब कुछ आपको ऑलरेडी शेयर करने पड़ेंगे अपने पब्लिक के लिए, प्रोस्पेक्टस में बताना पड़ेगा। फाइनेंशियल आप इंफॉर्मेशन देंगे बच्चों कि हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या होंगे, हमारी प्रॉफिट्स क्या थी, हमने लॉस कितना कवर किया, ठीक है, हमारे बैलेंस शीट्स ऑलरेडी क्या है, स्पेसिफाइड पीरियड ऑलरेडी हमारे पास क्या चल रहा है, हर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से कंपनी क्या करती है, मेजरमेंट करके एज एक्चुएट यहाँ पे फिगर आउट करती है। रिस्क फैक्टर क्या है भाई, रिस्क फैक्टर क्या है, कौन हेल्प करेगा इन्वेस्टर्स की अंडरस्टैंड, कौन पोटेंशियल ड्रॉबैक समझेंगे, मतलब वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप समझ रख लीजिए कि प्रॉस्पेक्टस में आपको इश्यू करना पड़ेगा। मतलब कि अगर पब्लिक ये सोचे कि अगर पैसा भी कंपनी में लगा रहे हो, मेरा पैसा डूब रहा है, तो ऐसी सिचुएशन मेरा पैसा कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा, ठीक है, पैसा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और हम आपकी कंपनी में कितना पैसा लगा सकते हैं, भाई हमको ये तो पता होना चाहिए भाई मेरा पैसा सही जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो भाई आपका नेम चाहिए हमको, रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए, आपकी कंपनी के डायरेक्टर कौन है, एम्प्लॉयर कौन है, एम्प्लॉई कौन है, मेंबर्स कौन कौन से हैं, कहाँ से पैसा शेयर आया है। तो उस प्रॉस्पेक्टस बेटा हर ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा।
आई बात समझ आपको आ रही है? तो ये पूरा का पूरा आपको इस तरीके से पूरा चार्टर तरीके का बन जाएगा। आप स्कूल में जाते होंगे फॉर्म जमा करते हुए अपना एडमिशन लेने के लिए, तो नाम, पता, मम्मी का, पापा का, अपना एड्रेस, उनका आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड, टीसी, रिजल्ट, सब कुछ आप सबमिट करके देते हैं ना। तो एक तरीके से आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन के संग शेयर कर रहे हैं ना, तब तो बंदा बिलीव करेगा हाँ भाई बंदा इंडियन का रेसिडेंट है, इनके मम्मी पापा भी इंडिया के ही रेसिडेंट हैं, इंडिया के निवासी हैं, इनकी अर्निंग ये है, इनकी कैपेसिटी इतनी है। आपने कहा सब मैं थोड़ा पैसा माफ कर दीजिएगा, तो भाई देखा जाएगा पापा की टोटल एनुअल इनकम कितनी है, मंथली इनकम कितनी है, मम्मी क्या करती है, तो हर चीज़ों आप ऑलरेडी शेयर करते हैं ना स्कूल के संग में। तो उस तरीके से भाई कंपनी भी तो ऑलरेडी है, तो भाई पब्लिक से पैसे आप लेने चाहे बैठे हो, तो भाई कंपनी अगर पब्लिक से पैसे उठाएगी तो भाई पैसे भाई पब्लिक को तो पहले कॉन्फिडेंस मिलो। तो पब्लिक कॉन्फिडेंस में कैसे आएगा? ऐसे ही तो आएगा, इन्फॉर्मेशन दे करके, इशू डेट के देकर, कैपिटल स्ट्रक्चर बता करके, बिजनेस के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में बता करके, कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में बता करके, रिस्क क्या होगा, और हमारे यहाँ लीगल एंड रेगुलेटरी मैटर्स को कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे डिफॉल्ट से रेगुलेटरी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन को कवर अप किया जाता है, हर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मेंशन किया जाता है। कहाँ पे? सर इस कंपनी के फॉर्म में, है ना। तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया सर प्रॉस्पेक्टस की कहानी हो गई। ठीक, आई होप आप समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को चीज़ें क्या हैं, किस तरीके से कवर अप किए जाते हैं। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा एमओए के बारे में, एओए के बारे में, प्रमोटर्स के बारे में, इनकॉर्पोरेशंस के बारे में, हर चीज़ों के बारे में प्रॉपर तरीके से नॉलेज लिया, जानकारी ली। तो उम्मीद है कि आप इससे भी खूब अच्छे से एंजॉय करेंगे, और मुझे लग रहा है कि आपको एक एक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से डीपली आपने ऑब्जर्व भी किया और चीज़ें क्लियर आउट भी हो गई। तो बच्चों आप इस वीडियो को खूब अपना अच्छा से प्यार दीजिए, खूब इसको आगे शेयर करिए, खूब इससे अच्छा कमेंट्स करिए, और खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए। बाकी बच्चों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, और हम लोग जल्दी ही एक नए वीडियो में आएंगे बच्चों, जहां पर हम लोग शेयर्स के बारे में, डिबेंचर्स के बारे में, स्टॉक के बारे में, आईपीओ के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। छोटी सी वीडियो होगी, एक इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, लेकिन वो आपके नॉलेज के लिए वीडियो होगी। तो बच्चों आपका चैप्टर नंबर 2 बेसिकली एक तरीके से ऑफिशियली यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर हम लोग बच्चों मिलते हैं नए वीडियो में, जहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। तब तक बच्चों आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।